Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज 25 रमज़ानुल मुबारक है, बहुत ही प्यारा मौसम है। आज थोड़ी देर पहले यहाँ पर बारिश हुई है थोड़ी सी, तो अब देखिए माशाल्लाह कितना खुशगवार मौसम है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ जहाँ पर लॉकडाउन से पहले मेरी काफ़ी लाइफ गुजरी है। जैसे ही लॉकडाउन यहाँ पर फर्स्ट टाइम हुआ था, कोविड की फ़र्स्ट लेयर के अंदर जब पाकिस्तान में लॉकडाउन हुआ था, तो मेरा पूरा जो लॉकडाउन है इसी ट्रैक के ऊपर, यहीं पर इसी नहर के साथ साथ तकरीबन कोई 7 से 8 किलोमीटर लंबी ये रोड है, जहाँ पर तकरीबन डेली बेसिस पे हम वॉक करते थे और अपना टाइम जो है वो स्पेंड करते थे, क्योंकि मार्केट्स वगैरह, ऑफिस वगैरह सब कुछ बिल्कुल बंद थे, तो करने को कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम गुजरा है। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ कि भी अपना सरगोदा का जो पहला व्लॉग है मैं उसी जगह से शुरू करूँ जहाँ पर मेरा मोस्टली जो टाइम है जो मैंने यहाँ पर स्पेंड किया है। तो ये सरगोदा का जिस एरिया में इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ये 85 नॉर्थ फेस है, यानी चक का नाम है। यहाँ पर चकूक हैं, तो यहाँ पर इसे बोलते हैं 85 शुमाली। तो 85 शुमाली चक के पास हूँ मैं यहाँ पर, इधर से थोड़ी ही दूर मेरा घर है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि भी अपने सरगोदा सीरीज़ जो मैंने शूट करनी है उसका सबसे पहले जो स्टार्ट है तो उसी जगह से लूँ जहाँ से मेरा जो है काफ़ी टाइम जो है मैंने स्पेंड किया है। तो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही प्यारी जगह है और बहुत ही प्यारी यहाँ पर व्यूज़ हैं। आइए आपको एक्सप्लोर करो। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज का जो मेरा व्लॉग जो है ना बिल्कुल टोटली ऑर्गेनिक है। हम लोगों के बोलने की आवाज़ भी आ रही ही होगी, तो बहुत ही जो है ना रियल, बिल्कुल 110% जो है ये रियल ये व्यू हम लेके आएंगे आज के अपने ब्लॉग के अंदर, और बिल्कुल जेन्युइन और रियल ब्लॉग बनाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि भी जब लॉकडाउन का टाइम था तो पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए जितने भी हैं ना, बड़ा स्ट्रेसफुल एक ये टाइम पीरियड जो गुजरा है। पाकिस्तान में भी लॉकडाउन था, 2 से 3 मंथ यहाँ पर प्रॉपर रेगुलर रहा है, जिसके अंदर आपका कोई ऑफिस, कोई शॉप्स, मार्केट्स वगैरह कुछ भी ओपन नहीं थी, सब कुछ बंद था। तो उसके अंदर ये है कि फिर हम लोगों ने अपना टाइम तो स्पेंड करना था, घर में तो बैठ नहीं सकते थे कि भी अब कोविड को अपने सर के ऊपर हावी कर लें और अपने बिल्कुल जो है सोशल लाइफ जो है बिल्कुल टोटली तौर पे डिस्टर्ब कर लें और उसे कट ऑफ हो जाएं। ये तो पॉसिबल नहीं था। तो पब्लिक प्लेसेस के ऊपर तो हम यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते थे, ना हम कहीं पर बैठ सकते थे। तो हम 4-5 जितने दोस्त थे, हमने यही डिसाइड किया कि भी डेली बेसिस के ऊपर हम जो अपना मोस्टली टाइम जो है ना, हम अपने आप को जो है
एक्टिव रखेंगे अपने आप को, हमने मेंटेन रखना है फिज़िकली भी, और हमने अपनी हेल्थ को प्रॉपर, उसके बारे में हमने प्रॉपर जो है ना हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो उसमें फिर हमने यही डिसाइड किया था कि भाई डेली की ना तकरीबन हम कोई 10 to 15 किलोमीटर जो वॉक है ना वो डेली बेसिस पे करेंगे। तो जो सबसे बेहतरीन ट्रैक था वो हमें यही मिला कि भाई हम यहाँ पर आएँ, जो नहर के साथ साथ बिल्कुल प्रॉपर ट्रैक है, ये बहुत ही यानी कि ना अच्छा ट्रैक है, ये कारपेटेड रोड है, उसके ऊपर हम जो इजीली अपना है वॉक वगैरह और रनिंग वगैरह कर सकते थे। तो फिर हमने यहाँ पर अपना जो है ना 3 से 4 मंथ हमने अपना काफ़ी टाइम जो है यहाँ पर स्पेंड किया और अपने आप को फिज़िकली जो है और हेल्थली मेंटेन किया। तो यहाँ पर जो है काफ़ी टाइम गुजरा। देखिए कितना पीसफुल है, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्योंकि थोड़ी देर पहले अभी बारिश हुई है। फील कीजिए इस जगह, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल रिमोट एरिया, इसके मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है सरगोदा ग्रीजन है, ये डिपो है आर्मी का, और बैक साइड पे जितने भी हैं ये भी रिमोट डिपो है। यहाँ पर अंदर इसके चकूक है जहाँ पर खेती बाड़ी वगैरह की जाती है, क्योंकि ये अंदर आम पर्सन को जाने की इजाज़त नहीं है, जो लोग अंदर रहते हैं वही लोग जाते हैं, क्योंकि सारा जो है ये आर्मी के अंडर एरिया आता है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि भाई मुझसे काफ़ी लोगों ने सवाल किया कि भाई आप जो है व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो इससे पहले आप क्या करते थे। तो भैया मेरा सरगोदा में जो है मेरा अपना बिज़नेस है, मेरी अपनी मार्केटिंग कंपनी है, मैं उसे रन करता हूँ। ट्रैवलिंग का मुझे शुरू से ही बहुत शौक है, लेकिन पहले इस तरीके से प्रॉपरली व्लॉगिंग नहीं किया करते थे या वीडियोस वगैरह नहीं बनाया करते थे। तो फिर मैं नवंबर 2020 के अंदर मैं टर्की मूव हो गया, वहाँ पर भी बिज़नेस के सिलसिला में, क्योंकि मैं वहाँ पर भी अपनी एक कंपनी जो है वो रन करने जा रहा हूँ। तो रमज़ान के वजह से वहाँ पर भी जो है लॉकडाउन हो गया कोविड की, क्योंकि वहाँ पर भी जो 3rd फेज़ है वो भी काफ़ी जो है ना सीवियर किस्म की वहाँ पे टर्की में भी उसके जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है लोगों को। तो उन्होंने भी वहाँ पर जो है प्रॉपरली लॉकडाउन जो है वो लगा दिया था। वहाँ पर भी मैं घर के अंदर ही एक किस्म का क्वारंटीन ही हुआ था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस जो है पाकिस्तान चला जाता हूँ और 1 मंथ जो है मैं वहाँ पर स्पेंड करता हूँ, और आफ्टर ईद जो है इंशाल्लाह मैं फिर टर्की वापस जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर अब प्रॉपर जो है वो कंपनी एक हमने उसका प्रॉपर पेपर वर्क वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगी है, अब जाके इंशाल्लाह उसे जो है वो कंटिन्यू करना है। और पाकिस्तान में भी मेरा बिज़नेस है, ये नहीं कि मैं यहाँ से बिल्कुल वाइंड अप करके जा रहा हूँ। लोग यही थे कि भी कुछ लोग हैं जो मेरे भी जानने वाले हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, मेरे अपने अजीज़ कारब हैं, वो पूछते थे कि भाई आपने यहाँ से क्या बात वाइंड अप कर दिया। तो भैया मैंने यहाँ से वाइंड अप नहीं किया, यहाँ पर जो मेरा सेटअप है वो भी है, और हमने टर्की में भी एक जो है वो सेटअप अपना इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वहाँ पर जाके प्रॉपर उसके जो है वो ओपनिंग वगैरह करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि हम कौन सा जो है बिज़नेस जो है वहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये था मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा क्या जी ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि मैं यहाँ पर क्या करता था, कहाँ पर रहता हूँ, वो सब कुछ मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो इंशाल्लाह अपनी सरगोदा की जो सीरीज़ है इसका प्रॉपर जो है इसको शूट करेंगे। आपको आज तो है बेसिक जो है ये मैंने आपको बताया कि अभी जहाँ से तुर्की जाने से पहले जहाँ पर 5 से 6 मंथ मेरे गुजरे हैं वो सारा आपको दिखाया। इंशाल्लाह सरगोदा सिटी का भी पूरा एक टूर करेंगे, और विलेज लाइफ जो है सरगोदा की विलेज लाइफ उसको भी हम जो है एक्सप्लोर करेंगे, और उसके ऊपर भी इंशाल्लाह 1 या 2 व्लॉग विलेज लाइफ के ऊपर ज़रूर मैं बनाऊँगा। आज का जो मेरा मेन पर्पस है आपसे बात करने का वो ये है कि मैं कुछ लोग जो हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर पे वहाँ पर भी टेक्स्ट कर रहे हैं कि भाईजान हमें कोई टर्की के बारे में इन्फॉर्मेशन दें। भैया मैं टर्की के इन्फॉर्मेटिव मेरे जितनी भी प्रीवियस वीडियो हैं आप उसके अंदर जाके वो वीडियोस जो हैं वो जाकर आप वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने टर्की के बारे में कंप्लीट जो है ना कंप्लीट डिटेल्स के साथ मैंने वो सारी वीडियोस वहाँ पर बनाई हुई हैं, मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं, उनका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और प्यारे भाइयों मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि भाई मैं कोई ट्रैवल कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना कोई ट्रैवल एजेंट हूँ, ना मेरी कोई ट्रैवलिंग कंपनी है। मुझसे कुछ लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी कि भाई आपसे मिलना है, आप टाइम दीजिए, मैं लाहौर से हूँ, मैं इधर से हूँ, मैं उधर से हूँ, कि भी आप हमसे चार्ज कर लें, आप हमें टर्की का वीज़ा जो है वो लगवा दें। मेरे प्यारे भाई ना मैंने खुद किसी को हायर किया, ना मैं किसी को ये मशवरा देता हूँ कि भाई आप जो है फ़लाँ कंपनी के पास चले जाएँ या फ़लाँ एजेंट के पास चले जाएँ। मैं कतन भी मेरे भाई इस तरह का कोई भी मेरे जो है ना कोई कंपनी या मेरा कोई जानने वाला नहीं है कि जिसके पास मैं आपको रेफ़र कर दूँगा वहाँ पर चले जाएँ। ठीक है, आप लोग जो है वो खुद अप्लाई करें।
आप खुद लगवाएं। ना मैं कोई वीज़ा देने वाला हूँ, ना एम्बेसी में मेरा कोई जानने वाला है जो मैं आपको वीज़ाज़ लेके दे दूँगा। मैं टर्की खुद अपने वीज़ाज़ जो है मैं वो खुद लगवा के जाता हूँ और मैं खुद ही करता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है वो मुझे उसमें हेल्प आउट करते हैं। फर्स्ट टाइम भी उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया तो वो मेरी फ़ाइल बनाने में थोड़ी सी जो है हेल्प कर देते हैं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई आप किसी भी बंदे के पास जाएंगे आप भारी भरकम फीसें दें। भाई बहुत ही ईजी है। पहले जैरिस के अंदर BFS ग्लोबल के अंदर आप जो है सबमिशन करवाते थे, तो अब रिसेंटली मुझे पता चला है कि भाई अब यहाँ पे जैरिस के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्किश एम्बेसी का वो ख़त्म हो गया। तो अब इनका एंटालिया है, वहाँ से ये सारा जो है वो ऑपरेट होता है। तो वो लाहौर में है, इस्लामाबाद में है। तो हम सरगोदा वाले हैं, हमें अब पहले फैसलाबाद जाते थे जैरिस के ऑफिस, अगर फैसलाबाद में, क्योंकि मुझे आई एम नॉट श्योर कि फैसलाबाद में एंटालिया का ऑफिस है या नहीं है, क्योंकि लाहौर में तो मैं कंफर्म लाहौर में है। तो भाई इसका ईजीली सबसे जो बेहतरीन प्रोसीजर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तुर्किश एम्बेसी की, वहाँ से आप जाके अपना फॉर्म जो है वो डाउनलोड करें। आप उसे जो है फिलअप करें, उसके अंदर अपनी बायोमेट्रिक जो फ़ोटो है 2x2 के साइज़ के अंदर वाइट बैकग्राउंड में होती है मैट फिनिश, वो आपने अपलोड करनी है और आपने वो वीज़ा एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपने फिलअप कर लेना। उसके बाद आपको चाहिए के लिए अगर लास्ट 3 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, और अगर आपके बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स वगैरह और आपका एंटीएन वगैरह और लास्ट 2 ईयर्स की आपकी ITRs वगैरह लगेंगे। अगर आप बिज़नेस नहीं करते, आप जॉब करते हैं, तो आपका जॉब लेटर लगेगा आपकी कंपनी से जो साइन स्टैम्प और अटेस्टेड हुआ, और आपकी प्रीवियस 3 में लास्ट जो है ना वो सैलरी स्लिप्स आपने अटेस्टेड करवा के वो लगवानी है साथ। और आपने उन्हें बताना है कि भाई आप किस वजह से वहाँ पर जा रहे हो। एक लेटर ऑफ कवरिंग लेटर लगता है, वो आपने बना के देना अपनी कंपनी के लेटर हेड पे। अगर आप जॉब करते हैं तो जिस कंपनी में जॉब करते हैं उसके लेटर हेड के ऊपर आप बना के देंगे। और उसके बाद आपको पोलियो सर्टिफिकेट चाहिए होगा बस, और 4 वाइट बैकग्राउंड में आपको पिक्चर चाहिए होंगी। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सिंपली आप जाके सबमिट करवाएं अपना। जैरिस की पहले 17,500 फीस थी और एंटालिया की मेरे ख्याल से कोई 21,000 या 20,000 के राउंड अबाउट है। और उसके साथ आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लगवानी है, वो 1,000-1,500 रुपये की किसी भी आप कंपनी से करवा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी वो ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई, आप खुद इसको अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करें और ख़ुद अप्लाई करें। कोई भी बंदा आपको यहाँ पर वीज़ा नहीं लेके दे सकता, कोई भी बंदा एम्बेसी के अंदर नहीं जा सकता। आपने जब अपनी VFS ग्लोबल के ऑफिस में पहले फाइल्स लेके जाते थे, एंटालिया में लेके जाएंगे तो वो आपको एक वीज़ा इंटरव्यू फॉर्म देंगे, वो आपने खुद अपने हाथों से उसी वक्त फिल करना है। और जब फिलअप करेंगे वो आपकी फ़ाइल जो है वो प्रॉपर चेक करेंगे, चेक करके वो आपकी फ़ाइल सबमिट करके आपको एक रिसिप्ट दे देंगे और आपका पासपोर्ट आपसे रख लेंगे। 7 to 10 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा कि भाई आपको आया वीज़ा मिला या नहीं मिला। वो आपको कॉल करेंगे, जी आ गया आपका पासपोर्ट आ गया, आप अपना रिसीव कर लें। तो आप जाइए, जाके अपना पासपोर्ट रिसीव कीजिए और देखिए उसके अंदर वीज़ाज़ आपको, अगर आपने अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो जेन्युइन लगाई हैं तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस 99% होते हैं। तो इसके अंदर जो मेन जो चीज़ है ना, वो आपके पाकिस्तान में जो टाइज़ है ना वो बड़े मैटर करते हैं। अगर आपकी उम्र 18 to 22 ईयर्स है तो फिर तो आपके चांसेस जो बहुत है ना वो मिनिमम हो जाते हैं। मैक्सिमम तो बिज़नेस पर्सन के हैं जो 25+ हैं, ये मैरिड हैं, जिनके स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। अब 18 से 20 साल का लड़के का ना बिज़नेस होता है, ना वो इतनी जल्दी जॉब कर सकता है। अगर जॉब भी करता है तो उसकी इतना जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशन शो नहीं होता कि वो आया वहाँ पर टर्की अगर जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि मोस्टली पाकिस्तानी इसी तरीके से करते हैं कि भी जब वो वहाँ पर जाते हैं तो ज़्यादातर लोग वापस नहीं आते हैं या वहाँ से आगे यूरोप की तरफ मूव हो जाते हैं। तो इसका सबसे बेहतर जो हल है वो यही है कि भी आप खुद इसको अप्लाई कीजिए। बाकी आपको टिप्स हैं वो शेयर कर देंगे। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत मैटर करती है। अगर आप सिंगल पर्सन है और आपकी एज जो है 28 to 30 एंड 25+ है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बड़ा मैटर करती है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट 10 से 12 लाख की है तो आपको 100% इंशाल्लाह वीज़ा आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपका बिज़नेस है, आप बिज़नेसमैन है और आपके पीछे जो टाइज़ हैं पाकिस्तान के साथ वो स्ट्रॉन्ग हैं। इसी तरीके से कोई जॉब करता है तो जॉब पर्सन जो है वो भी बड़ा मैटर करता है कि उसकी जॉब का डेजिग्नेशन क्या है, किस किस्म की जॉब है। किसी ऑफिस में, किसी वेल रिप्यूटेड कंपनी में जॉब करता है या आम किसी शॉप वगैरह में या किसी मॉल्स वगैरह में जॉब करता है, तो वो बड़ी चीज़ें इस चीज़ को देखते हैं। अगर आप उस चीज़ को देखते हैं तो आप उस तरीके से ये जितने भी हैं वो आप फिर अब माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम है, समझदार है, जिस तरीके की भी वो उसके साथ साइंस लगाती है तो इस तरीके से लगाए कि भाई जस्टिफाइबल हो। जस्टिफिकेशन जो है ना आपने प्रॉपर अपनी फ़ाइल के अंदर उसकी दी हो कि जब वीज़ा ऑफिसर के पास आपकी फ़ाइल पड़ी हो तो वो देखे तो उसे पता चले कि जो इसने फ़ाइल के अंदर प्रोफाइल के अंदर अपनी लिखा है कि आया क्या वो है। और नंबर 1, अब
एम्बेसी के रूल जो हैं वो काफ़ी चेंज हो गए हैं। अब आपके बैंक के अंदर कॉल कर कर भी पता किया जाता है कि भाई आया इस बंदे के बैंक अकाउंट के अंदर इतने पैसे हैं जितने इसने स्टेटमेंट के अंदर शो किए हैं। क्योंकि जब भी मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, आप जब भी अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो आपने अपने अप्लाई करने से एक हफ़्ता पहले और अप्लाई करने के जब तक आपको कॉल नहीं आती तब तक आप अपने बैंक से ना ट्रांजैक्शन जो है वो ना कीजिएगा, यानी कि पैसे बाहर ना निकालिएगा। बेशक उसके अंदर जो डिपॉजिट है वो करवा लीजिएगा, विड्रॉ ना कीजिएगा उसमें, क्योंकि वो चेक करते हैं। अगर विड्रॉ करने हैं तो इस तरीके से ना कीजिएगा कि भाई आपके अकाउंट में 7 से 8 लाख रुपया पड़ा हुआ है और आपने उसमें से 3 लाख रुपया निकाल लिया। तो इस केस में भी फिर आपका वीज़ा के जो रिजेक्शन के हैं ना वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लगने की नहीं, रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही भैया कुछ चीज़ें हैं। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, आपके पाकिस्तान में आपके टाइज़, और दूसरा जो आपकी बैंक स्टेटमेंट कि भाई आप जस्टिफाई करते हैं अपने टूर को या नहीं करते। आप 7 डेज़ के लिए जा रही हैं, 10 डेज़ के लिए जा रही हैं, 12 डेज़ के लिए जा रहे हैं, तो ये बड़ा मैटर करता है। बाकी मेरा भाई जो लोग मुझे बार बार फ़ोन करके कहते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस करते हैं कि भाई आप हमें वीज़ा ले दें, हमारे से इतने पैसे ले लें या इस तरीके से कर लें, भाई आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ अ कंसल्टेंट, ठीक है। ना मेरी कोई कंपनी है, ना मैं इस तरह के कोई काम करता हूँ, ना मैं आप लोगों को कहता हूँ कि इस तरह के कामों में पड़ें। भाई खुद करें, किसी से डन बेस पे भी आप वीज़ा लेंगे 3.5-4 लाख रुपया वो आपसे लेते हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर पहली दफ़ा में भी आपका रिजेक्ट होगा ना, पहली दफ़ा में भी आपका रिजेक्ट होगा तो आपके कितने पैसे ज़ाया जाएंगे? आपके 24,000 to 25,000 का लॉस होगा। अब दूसरी दफ़ा में अटैम्प्ट कीजिए कि पहली दफ़ा जो गलतियाँ की थी वो अब ना करें, तो आपको इंशाल्लाह दूसरी दफ़ा में वीज़ा मिल जाएगा। फ़र्ज़ करें दूसरी दफ़ा में भी नहीं मिलता, अब तीसरी दफ़ा में भी अप्लाई करें तो आपका टोटल 75,000 नहीं लगता भैया, 75,000 नहीं लगता और उसके अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। तो इंशाल्लाह आपको पहली दफ़ा में ही वीज़ा मिलेगा अगर आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। आपका पोलियो सर्टिफिकेट, आपकी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो आपने साथ लगानी है, उसके बाद आपने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी है तो एडिशनल सपोर्ट के अंदर आप उसे भी लगा दीजिए, ताकि इसके आपके जो पाकिस्तान के साथ टाइज है ना वो स्ट्रॉन्ग होगा। आपकी 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, आपका जॉब लेटर, और अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के लेटर हेड के ऊपर, और प्रीवियस 2 ईयर की जो है वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स, बस आपने यही लगानी है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। डेट्स इट। आपको यही चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी टर्की सीरीज़ में भी, और ये मैं चीज़ें अब भी आपको बता रहा हूँ। तो आज का मेरा जो वीडियो बनाने का जो मकसद था वो भी यही था कि मैं आपको बता दूं कि भाई मैं किसी भी किस्म का कोई ट्रैवल एजेंट या कोई ट्रैवल कंपनी रन नहीं करता। मुझे घूमने फिरने का शौक़ है। मैं ट्रैवलिंग अब से नहीं कर रहा, मैं ट्रैवलिंग 2011 से कर रहा हूँ। पहले शूट नहीं करते थे, अब जो है वो एक आप कह सकते हैं कि शौक़ पैदा हो गया ब्लॉगिंग करने का। तो इंशाल्लाह अब जो भी ट्रैवलिंग करेंगे, जो भी जिस कंट्री में भी जाएंगे अब, तो उसका प्रॉपर जो है ट्रैवलिंग के व्लॉग बनाया करेंगे और शूट किया करेंगे और आपके साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।